आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चार खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ता है होते रहते हैं और जो अभी हाल ही में राब्ता हुआ, इस हवाले से क्या खबर दी है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राजा साहब, एक ख़त लिखा गया है केपी हुकूमत की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से ये ख़त मौसूल हो गया है। और क्या इस्तदा की गई है केपी हुकूमत की तरफ से 9 मई के वाक़यात को लेकर, और इस जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स क्या पब्लिक की जाएंगी, और इस कमीशन की जो अगर बन जाता है तो इसका असर 9 मई के मुकदमात पर क्या पड़ेगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को कुछ मशवरे दिए गए कि अगर हुकूमत नहीं चलती तो आप असम्बली को तहलील करें और मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाएं। राय साहब, ये पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? और जरदारी साहब ने सब लोगों को मुज़ाकरात के लिए मदऊ कर लिया है, और इसका जवाब क्या आया दीगर जमातों की तरफ से, यानी नून लीग इसके अंदर क्या जवाब इन्होंने दिया है अपने इत्तेहादियों को, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और राय साहब, कल का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो टाइम लाइन थी और जो वक्त दिया गया था 15 दिन का, वो पूरा हो रहा है। 39 का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 41 का नहीं हुआ, और दूसरी तरफ इख्तलाफी नोट आया। तो अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करेगी? काजी साहब क्या दोबारा से सहूलतकारी करते हमें नजर आएंगे? क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले को लेकर, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राज साहब, जो सबसे आम खबर है, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फौज के साथ मुज़ाकरात, और इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि 3 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, और फिर इसके साथ साथ उमर अयूब का नाम खान साहब ले चुके हैं। राज साहब, अब इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से जो इंकशाफ किया गया है अली अमीन गंडापुर का, ऐसे वक्त में जब 2 रोज पहले इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की फौज से बरह रास्त मुखातिब करते हुए कहा था कि हम अपनी तरफ से जो नुमाइंदे हैं हमारे, हम उसे मुकर्रर कर रहे हैं, आप भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। और ऐसे वक्त में जब इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को मुज़ाकरात के हवाले से उनके बारे में ये कहा कि जिनकी हुकूमत 4 हल्के खुलने से गिर जाएगी तो हम उनके साथ मुज़ाकरात क्या करेंगे? राजा साहब, ऐसे वक्त में अली अमीन गंडापुर सामने आए और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होते हैं, बातचीत होती रहती है, अभी तक कोई ठोस चीज बनकर नहीं निकली। राय साहब, आपको याद होगा कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात करने गई और ऑपरेशन के मामला थे, तो उस वक्त भी तनकीद की गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जब इमरान खान मुज़ाकरात की बात करते हैं तो तनकीद की जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कबीले से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी हैं वो भी मैदान में आपको उतरते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने इन मुज़ाकरात को और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के अगर 1 इंच भी, राय साहब, बल्कि 1/2 इंच भी कहीं पे डेवलपमेंट होती है, नून लीग जो है वो एक खौफ के मारे आपको इस किस्म के बयानात देती हुई नजर आएगी। अब जो अली अमीन गंडापुर ने बातें कही हैं इस हवाले से, वो ये भी कहते हैं कि खान साहब से जो मुलाकात हुई है इनकी अडाला जेल में, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई अपने नजरिए पर डटे हुए हैं, नजरिया कैद नहीं हो सकता। इमरान खान को तो कैद कर लिया, लेकिन ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को किस तरह कैद करेंगे, ये सवाल शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है साहब। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुल्क की मईशत पर इमरान खान की तशवीश है, वो मुल्क के लिए बात करने को तैयार हैं, कमेटी भी बनाई, हम बानी पीटीआई के फैसले के पाबंद हैं, इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान करूंगा, ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। बातचीत के TORs, टर्म्स और रेफरेंसेस तो होने चाहिए, अपने तहफुजात एक दूसरे के सामने रखेंगे, तहफुजात पर बात होगी तो मसला हल होगा।
मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पर हूं, मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। हुकूमत कहती है कि हमसे मुज़ाकरात करो, लेकिन हम कहते हैं कि तुम तो हुकूमत हो ही नहीं। जब उनसे बात करेंगे तो हम भी अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। केपीके के हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है और आगे भी होगा। जिसकी गलती है उसे गलती मानना होगी। हम 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार नहीं। 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई, गलती साबित हुई तो माफी मांगने को तैयार होंगे। पहले गलती साबित भी तो की जाए। गलती आपकी हो और कहा जाए कि माफी मांगी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। शरीफ अफजल मरवत के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राय साहब, ये एक ऐसा मामला बन गया शरीफ अफजल मरवत का कि बहुत सारी धड़ेबंदी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें अली अमीन गंडापुर ने कही हैं वो मुज़ाकरात और 9 मई को लेकर और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर उन्होंने ये 2 बातें बड़ी अहम की। राय साहब, आपको अब क्या लगता है, ये सीज़ फायर होगा? सीज़ फायर करवाने में किसका किरदार हो सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी या फिर ये किरदार फौज को ही अपनी तरफ से अदा करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों जब आपस में बैठेंगे नहीं तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि राय साहब, इसका ना एक और भी एंगल है और शायद लोग ये भूल जाते हैं कि अगर अदालतें इमरान खान को मेरिट के ऊपर रिहा कर देती हैं और आपका बयानिया सिफर हो गया तो फिर आपके पास तो ये मौका भी नहीं रहेगा कि आप फेस सेविंग कर सकें। और पाकिस्तान के लिए ये तो कहा जा सकता है कि हम 9 मई को भूले, हमने इमरान खान को और उनकी जमात को और पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर को पाकिस्तान की खातिर जो है इस मामले को रफा दफा किया, ये तो बात अब कही जा सकती है। लेकिन जब जुडिशियल कमीशन बन गया, जब उसकी रिपोर्ट पब्लिक हो गई, जब किसी के जाने का वक्त आ गया, तो फिर ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी अगर कोई अदालतों में इसे साबित ना कर सका। रहा साहब, देखें हाशमी साहब, अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या फौजी क़यादत के मुतल्लिक इस खबर के अंदर भी 2 अहम खबरें छुपी हैं। ये दोनों खबरें भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार में अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक खबर शाया की गई और इस खबर में ये हिंट दिया गया कि चूँकि अली अमीन गंडापुर अब केपी के चीफ मिनिस्टर हैं और एक सूबे के वज़ीर आला के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत, इसी तरह ये जो कठपुतली हुकूमत, जाली हुकूमत ही सही, जाली प्राइम मिनिस्टर ही सही, तो ना तो इस कठपुतली हुकूमत के लिए ये मुमकिन है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसलिए मुल्क की सलामती से जुड़े मामलात हों, मुल्क की मईशत से जुड़े मामलात हों, दहशतगर्दी से जुड़े मामलात हों, तो अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी हैं उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर इनमें से कोई भी मामला ठोस तरीके से आगे नहीं चल सकता। उसके बाद इसी अंग्रेजी अखबार में ये भी लिखा गया कि चूंकि अली अमीन गंडापुर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग्स होती हैं, मिसाल के तौर पर SIFC जो एक सरमायाकारी काउंसिल बनाई गई और इसके अमली तौर पर सरबराह तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, लेकिन बाय द वे इसके मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर आई है कि जो हदफ रखा गया था सरमायाकारी का कि ये SIFC सरमायाकारी काउंसिल जो है ये इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी लेके आएगी, लेकिन अभी तक उस हदफ का 0.5% भी पूरा नहीं हो सका और पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी है। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इजलास होते हैं जिनमें फौजी क़यादत भी शरीक होती है, जो कि सूबों से रिलेटेड भी होते हैं, दहशतगर्दी से रिलेटेड या मईशत से रिलेटेड, उसमें अली अमीन गंडापुर शरीक होते हैं और उसी टेबल पर फौजी क़यादत भी बैठी होती है। और ये नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर के साथ किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन फौजी क़यादत ना करे और सिर्फ मरियम नवाज जो कि जाली फार्म 47 की पैदावार वज़ीर आला है और मुराद अली शाह इनके साथ गुफ्तगू की जाए और अली अमीन गंडापुर साहब को नज़रअंदाज कर दिया जाए। उसके बाद यही अखबार जो है अपनी खबर में ये इंडिकेट करता है कि जो मीटिंग्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जरूर हुई है अली अमीन गंडापुर और फौजी क़यादत के दरमियान, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अली अमीन गंडापुर ने कोई अपने पर्सनल मफादात के लिए नहीं बल्कि PTI के प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रख के की है। और दूसरी जानिब से भी इस खबर के मुताबिक
कोई मनफी इशारे नहीं आए, यानी इस खबर के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी अली अमीन गंडापुर को कोई मनफी इशारे नहीं आए। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि चूंकि वो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, साबिक फाटा भी केपी में जम है, तो कोर कमांडर हाउस पेशावर, यहाँ पे आपको पता है कि रमजान में एक कैबिनेट का इजलास भी हुआ था, जिसको बाद में कहा गया कि ये कैबिनेट का इजलास नहीं, लेकिन मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर केपी और उनकी काबीना को बुलाया था अफ्तार के ऊपर। तो जो आपके कोर कमांडर पेशावर हैं या पेशावर में जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो भी केपी चीफ मिनिस्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉस केपी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अली अमीन गंडापुर। वहां पे जो कोर कमांडर हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर तक ये एस्टैब्लिशमेंट खुद भी पहुंचती है, कोर कमांडर हाउस से भी उनको मरासले जाते होंगे, कोर कमांडर से भी मुलाकातें होती होंगी, और अली अमीन गंडापुर की भी एक्सेस जो है वो पावर कॉरिडोर्स तक बिला रोक टोक होगी। तो इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं कि मेरे चूंकि मैं केपी का चीफ मिनिस्टर हूं, तो ऑफिशियल कैपेसिटी में भी और पीटीआई की कैपेसिटी में भी, पीटीआई के लीडर की कैपेसिटी में भी मेरी मुलाकातें होती रहती हैं और राब्ते होते रहते हैं। अब इसमें दो बातें उन्होंने बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने ये जो बयानिया बनाया गया कि इमरान खान साहब या पीटीआई माफी मांगे, तो एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि बिल्कुल ठीक है कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं 9 मई के वाकयात पर, अगर आप साबित कर दें कि 9 मई के वाकयात जो है वो हमने किए और 9 मई के वाकयात के दौरान ये तोड़ फोड़ जो है और हमले हमने किए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर मेरी यानी पीटीआई की गलती नहीं है, तो फिर ये भी यकीन दिलाया जाए कि ये जो तहकीकात हो रही हैं या होंगी, तो हमसे कौन माफी मांगेगा। और बगैर कोई लफ्ज चबाए अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब के एक वफादार साथी के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूं कि 9 मई प्री प्लान था, 9 मई के ऊपर पहले से काम हुआ था। अब आगे बढ़ने के लिए जिसकी जिस हद तक गलती है उस गलती को मानना पड़ेगा कि जिसने जिस हद तक गलती की, मिसाल के तौर पर अगर पीटीआई के कुछ कारकुन ये तोड़ फोड़ में मुलविस थे, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए, लेकिन यह ना किया जाए कि उनको अगवा करके गायब कर दिया जाए, उनके केसेस अदालतों में ना लाए जाएं, उनके मुतल्लिक ये इतलात आए कि उन पर तशद्दुद किया गया है, उनको ड्रिल किया गया है। ये काम ना किया जाए। और ये भी काम ना किया जाए, जैसा कि एक मिसाल जो कि हम इसी प्लेटफॉर्म पर दे भी चुके हैं कि जो साबिक सदर ट्रंप की मिसाल दी जाती है कि देखिए उनके हामियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो उनके हामी जिनके खिलाफ एविडेंस था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगी, उनके पार्टी के रहनुमाओं को कैद नहीं किया गया, उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवाई गई, उनको ड्रिल नहीं किया गया, उनकी खवातीन के घरों पर छापे नहीं मारे गए, उनके कारोबार तबाह नहीं किए गए। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जिस हद तक हमारी गलती अगर साबित होगी हमारे कुछ कारकुनों की, तो उस पर हम तैयार हैं कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, आज भी उन्होंने इंडिकेट किया कि वो सीसीटीवी फुटेजेस से साबित कर दें कि इसमें हम मुलविस थे और ये सीसीटीवी फुटेजेस जो है ये रिकवर करवाई जाए। इसके अंदर एक और बड़ी हैपनिंग हुई है, क्योंकि जो लाहौर में एक केस चला है उसमें प्रोसिक्यूशन ने ये मौकफ अपनाया है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से हमारे कुछ पुलिस एहलकार जो हैं ये हुलिया बदलकर ये पीटीआई के कारकुनों में शामिल हो गए थे। अब इस पर मुस्तफा नवाज खोकर और बाकी भी जो वकला और सियासतदान हैं उन्होंने कहा कि फिर तो 9 मई का बयानिया खत्म हो गया, फिर तो इमरान खान साहब का मौकफ 100% दुरुस्त साबित हो गया, जब खुद प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि हमारे कुछ एहलकार हुलिया बदलकर इनके अंदर दाखिल हो गए थे ताकि इनकी जासूसी कर सके। तो यही तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि कुछ एजेंसीज के जो सिविल एजेंसीज भी हो सकती है, मिलिट्री की एजेंसीज भी हो सकती हैं, ये हमारे कारकुनों के अंदर शामिल थी, इनके एहलकार शामिल हो गए थे और इन्होंने कुछ लोगों को उकसाया भी, कुछ तोड़ फोड़ में ये खुद भी मुलविस थे। और इसकी तहकीकात कैसे हो सकती हैं? इसकी तहकीकात सिर्फ एक सूरत में हो सकती हैं कि एक आजाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सिर्फ फौज की फाइंडिंग्स के ऊपर, जो कि एकतरफा फाइंडिंग्स हैं, उनके ऊपर। ये इसलिए कौम ये नतीजा तस्लीम नहीं कर सकती कि
अब तक 9 मई के वाकयात के हवाले से जितने केसेस चले हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में चलाओ, वो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चलाओ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले हों, वो पेशावर हाई कोर्ट में चले हों, पेशावर जो केपी के ट्रायल कोर्ट्स है वहां पे चले हों, उन सब में यह कहा गया कि 9 मई के वाकयात के हवाले से, यानी शहरयार आफरीदी के केस में भी, उमर अयूब असद उमर के केस में भी और इमरान खान साहब के केस में भी, कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि ये कोई मुनज़्ज़म मंसूबा था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके तोड़फोड़ की जाएगी और वहां पे हमले किए जाएंगे। तो जब अदालतें, जो कॉम्प्रोमाइज्ड अदालतें हैं, जिनको कोई एक क्लू चाहिए इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने के लिए, जब वो भी कह रही हैं कि इस किस्म के कोई शवाहिद नहीं है, तो फिर यकतरफा फैसला तो कौम नहीं मानेगी, जो कि कौम ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी नहीं माना। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि इसके ऊपर एक आजादाना तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो तोड़ फोड़ में बराह रास्त मुलविस है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि इसका रूट कॉज भी देखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को जिस तरीके से अगवा किया गया था, उस अगवा के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो कि फिलहाल नामुमकिन है। लेकिन चलें, इसी 9 मई के वाकयात की एक आजाद इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट से करवा ली जाए। तो इसमें डर और खौफ किस बात का? अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है तो क्यों नहीं ये एक आजाद जुडिशल कमीशन बनता? अजरार साहब, क्योंकि ये आपने 9 मई के हवाले से बात की कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होना चाहिए, और ये जो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि हमारे कुछ लोग मौजूद थे पुलिस के। अच्छा, ये बड़े ना खतरनाक बातें हैं, और इमरान खान की गुफ्तगू जो वो करते रहे हैं, जो उनकी पोजीशन थी, ये वाजे कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई, और 9 मई के मुकदमात और इन पे सबूत, और जिस तरह से हमें प्रेजेंटेशंस आईजी पंजाब की तरफ से दी गई कि ये देखें जी, ये ऑर्गेनोग्राम है, ये देखें, ये पूरा एक वेब मौजूद है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे जा रही थी। 35 कॉल्स एक बंदे की हैं, 19 एक हैं, और मुराद राज साहब जिनके बारे में उनकी कॉल्स को इंटरसेप्ट किया गया, वो राय साहब आज तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला। वो कहाँ पर है, कोई किसी को कुछ नहीं पता। हमाद अजहर साहब अंडरग्राउंड आज भी हैं, और हमाद अजहर का नाम उसमें था। इसके अलावा जिन लोगों के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की थी, उनके नाम उसमें आपको नजर आएंगे। तो आईजी और जो बाद में भी रिपोर्ट्स बनी और जितनी भी JITs बनाई गई, कहीं पर कोई सबूत पेश नहीं हुए। अब ये तो राय साहब लास्ट फाइनल काउंटडाउन था, आखिरी मार्का कहें, आखिरी राउंड कहें। हाई कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन गई कि हमें इमरान खान का जिस्मानी रिमांड चाहिए। दूसरी तरफ से वकीला ने कहा कि जिस्मानी रिमांड गलत दिया गया। 1.5 बरस के बाद इन्हें जिस्मानी रिमांड याद आ गया, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। अदालत कहती है कि आप सबूत लेकर आएं, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, कि आपको इमरान खान का जिस्मानी रिमांड चाहिए। ये वाहिद एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये अपना पूरे का पूरा केस बिल्टअप करते, और 9 मई के अगर वाकई इमरान खान मास्टरमाइंड थे तो बता देते। लेकिन राज साहब, इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी भी गवा दी, और अदालत के सामने वो नाकाबिल तरदीद सबूत नहीं रखे। अब हैविंग सेड दैट, अगर आप केपी हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी थी, और जो बिल्कुल ठीक है, आपका एक मौकिफ है और आप और कौम भी चाहती है, मैं भी चाहता हूं, राज साहब आप भी चाहते होंगे। जरताज गुल ने तो यहां तक कहा था कि खुदा के लिए जिन्होंने ये किया उनको पकड़ें, सजाएं दें, हमारी जान छोड़ें, हमें सियासत करने दें, हम पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, केपी हुकूमत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था ऐसा, और अभी तक एक वादा पूरा हुआ है। दूसरा वादा, जिन पुलिस अफसरान ने 9 मई के अंदर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उन पे क्रैकडाउन किया, उनके ऊपर अली अमीन गंडापुर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत ज्यादा गमगुस्सा पाया जाता है केपी चैप्टर के अंदर। लेकिन एक वादा उन्होंने पूरा किया, और वादा वो ये था कि पेशावर हाई कोर्ट को दरखास्त की गई है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी के लिए हाजिर सर्विस जज की खिदमात मांगी गई हैं खत लिखकर। खबर के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई वाकयात की इंक्वायरी के लिए मरासला इरसाल किया। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरखास्त की। सूबाई काबीना ने 27 जून को 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी, और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने 29 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की मरासला इरसाल किया। अब ये खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। राय साहब, 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप जवाब दें। पहला सवाल ये है कि जो भी इंक्वायरी आएगी,
क्या उसको पाकिस्तान के अंदर पब्लिक किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या पेशावर हाई कोर्ट इसके अंदर पार्टी बन के अपना कोई जज मुकर्रर करती है? और अगर जज मुकर्रर नहीं किया जाता तो क्या किसी रिटायर्ड जज को भी एंगेज करके 9 मई के वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है? चूंकि हाजिर सर्विस जज के सामने पेश होना आपकी मजबूरी होता है। आप जज जो है वो हुक्मनामा भी दे सकता है कि जाओ जाकर उठाकर ले आओ, और बड़ी पावर्स होती हैं हाजिर सर्विस जज के सामने राय साहब। लेकिन एक रिटायर्ड जज अगर आ गया और हाजिर सर्विस जज नहीं मिलता तो फिर जो पेशावर हाई कोर्ट है, हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाएगी? नंबर 1। और फिर अगर इसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई तो क्या इसको माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा? कानूनी हैसियत तो इसकी कोई नहीं है जुडिशल कमीशन की। मॉडल टाउन जुडिशल कमीशन कुछ नहीं बना। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे कमीशन बनते देखे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, जुडिशल कमीशन बनाया गया, कुछ नहीं बना। ये ब्रॉडशीट के ऊपर जुडिशल कमीशन, एक जज ने, शेख अदमन सईद साहब ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन उसके ऊपर जो टर्म TORs थे वो एक मखसूस अंदाज में उनको क्राफ्ट किया गया, लेकिन कुछ नहीं बना। तो अब ये जुडिशल कमीशन की जो का खत मौसूल हुआ, राज साहब ये तीनों सवालात आप क्या समझते हैं कि ऐसा होगा? देखें आशफिक साहब, इसके अंदर भी 2 अहम खबरें हैं एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी। एक तो जो रिटायर्ड जजेस पर अगर कोई मुश्तमिल कमीशन बनाया गया तो उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, क्योंकि रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना, उनको समझौते पर मजबूर करना, ये बहुत आसान होता है। इसलिए रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल और मबनी कमीशन की रिपोर्ट की कबूलियत नहीं होगी, वो कंट्रोवर्शियल होगी। वो PTI के हक में रिपोर्ट आ गई तब भी कंट्रोवर्शियल होगी, अगर PTI के खिलाफ रिपोर्ट आ गई तो तब भी वो कंट्रोवर्शियल हो गई। दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त देकर KP की हुकूमत ने और KP के चीफ मिनिस्टर ने एक दुरुस्त इकदाम किया है, लेकिन इससे ज़्यादा जिम्मेदारी जस्टिस फायज़ ईसा की है, क्योंकि ये जो मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है पिछले 2 साल से, इस्टेब्लिशमेंट के एक नाकाम तजर्बे की वजह से, जिसके नतीजे में शरीफ खानदान को मुसल्लत किया गया, उसकी बुनियाद क्या बनाई गई है? उसकी बुनियाद तो 9 मई के वाकयात बनाए गए ना। 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर PTI को क्रश किया गया, PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, PTI की क़यादत को जेल में डाला गया, इमरान खान साहब को बोगस तरीन केसेज में जेल में डाला गया, और ये कहा गया कि ये सब कुछ 9 मई के वाकयात की वजह से हो रहा है। हालांकि ये 9 मई के वाकयात की वजह से नहीं, ये तो शरीफ खानदान को मुसल्लत करने के लिए जो एक डिज़ाइन बनाया गया था, उस डिज़ाइन के तहत ये इकदाम किए गए। लेकिन बहरहाल एक लम्हे के लिए तस्वुर कर लें, ये मफरूज़ा मान लें कि जो कि झूठा मफरूज़ा है, एक लम्हे के लिए मान लें कि ये सब कुछ 9 मई की वजह से हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाकयात पर ये मुल्क स्टैंड एंड स्टिल है। 9 मई के वाकयात की कोई नतीजा, यानी उसकी तहकीकात का कोई नतीजा ना निकलने की वजह से इस मुल्क में इंतशार है, तफरीक है। इस मुल्क के अवाम जो है वो तकसीम है, यानी 90% अवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और 10% जो इमरान खान साहब के साथ नहीं भी खड़े, जो कि बाकी तमाम जमातों की मिलाकर कोई 10-9% सपोर्ट है। वो भी ये नहीं है कि सिर्फ नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, तमाम धड़ों की मिला के जो 9-10% सपोर्ट है, वो भी 9 मई के वाकयात का कोई ज्यादा असर लेते हुए नजर नहीं आते। यानी जैसे मुस्तफा नवाज खोखर, शाहिद काकार अब्बासी और जो दीगर सियासतदान हैं या जिनके छोटे छोटे क्लाउट हैं, पॉलिटिकल क्लाउट, वो भी ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात जिस तरह से बयान किए जाते हैं इनमें हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल चलें, अगर 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाया गया है तो इस मुल्क को इंतशार से निकालने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, रियासत को आगे बढ़ाने के लिए 9 मई के वाकयात की तहकीकात होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की सतह पर, क्योंकि ये अवामी नोयत का मसला बन गया ना। अब 8 फरवरी 2024 को जब अवाम ने 9 मई के बयानिए को कबूल ना करते हुए, इमरान खान साहब पर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इमरान खान साहब को वोट दे दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अब अवाम का मसला बन गया, पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान की बका का मसला बन गया। तो ये जस्टिस फायज़ ईसा की जिम्मेदारी है, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा जस्टिस फायज़ ईसा के साथ जो 3 रुकनी टोटल कमेटी है, यानी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जो कि बेंचेस की तश्कील का और केसेस फिक्स करने का फैसला करती है कमेटी। तो ये फैसला कर लें कि ठीक है, इसके ऊपर एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाएं, एक टाइम फ्रेम भी रख लें मुनासिब सा, 3 माह 6 माह,
कि इसके अंदर ये हमने फैसला करना है और इस मामले को एक मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। अगर जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है, अगर कोई 2-4 कारकुनों के खिलाफ, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अगर 2-4 कारकुनों के मुतल्लिक कोई सबूत मौजूद भी है तो आप ये भी ना करें कि इमरान खान साहब को अगवा जिन्होंने किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई ना करें, पूरी पार्टी को भी कलअदम करने के लिए मूव करें, इलेक्शन भी रिग करें, फिर इलेक्शन रिग करने के बाद भी जब नताइज पीटीआई और इमरान खान साहब के हक में आ जाए तो फिर आधी रात को नताइज भी तब्दील करें। उसके बाद फिर इमरान खान साहब को मजीद बोगस केसेस में जेल में भी डालें। शोधा के मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया, इसके मुतल्लिक एक बड़ा अहम पॉइंट है। जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजी ISPR ने और जो सबसे पहला फौज की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया था, उसमें 9 मई के वाकयात के सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यानी जो लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज हुआ, वो किसको करार दिया गया था? मुराद रास को। यह कहा गया था कि मुराद रास जो पीटीआई के रहनुमा थे कि इनकी कॉल्स पकड़ी गई, इन्होंने 1800 के करीब कॉल्स की। अंदलीब अब्बास के ऊपर भी इसी किस्म के इल्जामात लगाए गए थे। तो मुराद रास को कहा गया ये मास्टरमाइंड है और ये शोधा की तौहीन के मुजरिम है। लेकिन हाशमी साहब, शोधा की तौहीन के मुजरिम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इमरान खान साहब को, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले में शोधा के खून का सौदा कर लिया गया या उनकी हुर्मत का सौदा कर लिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले कि इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि शोधा की कोई तौहीन कर नहीं सकता, किसी की जुर्रत नहीं है और ना उनकी तौहीन हो सकती है। कोई अगर कोई फजूल इस किस्म की बात करे भी तो उनकी तौहीन कौन कर सकता है? कोई तौहीन उनकी नहीं हो सकती। लेकिन यह कहना कि शोधा की हुर्मत का मसला था और फिर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना। अंदलीब अब्बास साहिबा, आप देख लें कि अंदलीब अब्बास साहिबा ने जैसी पीटीआई छोड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 6 घंटे भी उनको जेल में नहीं रहना पड़ा, 6 घंटे के लिए भी वो जेल में नहीं गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो बयानिया बनाया गया ये बिल्कुल ज़मींबोस हो गया। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को आप छोड़ दें जो इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो शरीफ खानदान को सियासी फायदा जिससे पहुंचे, परवेज खटक को छोड़ दें, मुराद रास जिनके मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये मास्टरमाइंड है उनको छोड़ दें, और बाकियों को आप कहें कि चूंकि इन्होंने शोधा की तौहीन की है तो इनके ऊपर हम जाली केसेस भी बनाएंगे, इनको ड्रिल भी करेंगे, अगवा भी करेंगे, इनकी खवातीन को हिरासा भी करेंगे, इनके कारोबार भी तबाह करेंगे। तो ये फर्क जो है ये लाजमी देखना पड़ेगा और इसका हल पेशावर हाई कोर्ट के बनाए गए जुडिशल कमीशन से भी नहीं निकलेगा। वो भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, लेकिन अपने तौर पर एक दुरुस्त इकदाम केपी के चीफ मिनिस्टर ने किया। अब इसके अंदर हाशमी साहब एक और बड़ी अहम बात है कि ये जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, अब इनका भी एक स्टेटमेंट बड़ा अहम सामने आया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हम सब के तज्जिए ना सिर्फ गलत साबित हुए बल्कि हम सब के तज्जिए ज़मींबोस हो गए। अवाम ने टमाटरों, करेलों, बैंगनों पर मोरे मार मार कर डब्बे फाड़ दिए और पीटीआई को वाज़े अक्सरियत दे दी। अब ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं ये कोई पीटीआई के कारकुन और रुकन नहीं है, और जिस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था ये पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म रुकन थे और उस वक्त के तमाम राजों से आगाह हैं। ये उस वक्त के मुतल्लिक भी बता चुके हैं कि जनाब बाजवा ने हमें कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आए। बाद में ये बिलावल जरदारी के तर्जमान भी थे, लेकिन इन्होंने चूंकि पोल खोलना शुरू कर दिए थे रजीम चेंज के, तो इसलिए इनको पीपल्स पार्टी से शो का नोटिस देकर हटाया गया और ये आज़ाद हैसियत में इस्लामाबाद में 2 हल्कों से इलेक्शन लड़े थे। तो वो भी ये कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत की अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं, जो हुकूमत फ्रॉड वोटों से, फ्रॉड फॉर्म 45, 47 के जरिए इक़्तिदार में आई है, ना तो वो डिलीवर कर सकती है और जिस टाइम एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी इस हुकूमत को चलता करेगी। तो इस पूरी सिचुएशन में जब एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक कोई एक भी आवाज ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जिसका ताल्लुक पीटीआई से ना भी हो, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के हक में नहीं उठ रही। तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या मिलेगा इमरान खान साहब को या पीटीआई को मजीद दबाने से, या 90% जो अवाम है जो पीटीआई के साथ खड़े हैं, जिन्होंने वोट के हक से साबित कर दिया
कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनकी ख्वाहिशात और उनके आईनी और बुनियादी और इंसानी हकूक को कुचलने से इस्टेब्लिशमेंट को क्या मिल रहा है? मुल्क भी बर्बाद हो रहा है, मईशत बर्बाद हो रही है, साख पर इस्टेब्लिशमेंट की साख पर सवालात संगीन तर हो रहे हैं, अदालती बहरान भी है, माशी बहरान भी है। तो इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा। और इसका हल कैसे निकल सकता है? नंबर 1 कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए ऑन बोर्ड लिया जाए। नंबर 2, 9 मई के वाकयात के ऊपर आज़ादाना जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर बनाया जाए। और इसके बाद एक और दिलचस्प खबर भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ये जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि IPPs जो हैं ये और FBR का निज़ाम ठीक ना हुआ तो मुल्क डूब जाएगा। IPPs में बहुत बड़ा शेयर जो है वो शरीफ खानदान का अपना है, लेकिन ये किस तरीके से लूट मार कर रहे हैं हाशमी साहब, इसके मुतल्लिक आप देखें कि ये यूसुफ रजा गिलानी जो इंग्लैंड के ऑफिशियल दौरे पर गए तो इन्होंने अपना एक वफ्द तरतीब देना था, एक सरकारी वफ्द जिसने सरकारी खर्च पर जाना था। अब इसमें 3 सेनेटर्स और 2 जो MNAs थे, इन्होंने ये वफ्द बनाना था और दोनों MNAs के तौर पर ये अपने बेटों को ले गए सरकारी खर्च पर और कासिम गिलानी को और अब्दुल कादिर गिलानी को वहां जाके बड़ी ढिठाई के साथ फोटो शूट भी करवाया और तस्वीरें भी जारी की हैं। एक तरफ लोग बिजली के महंगे बिलों से और महंगाई के कहर से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और ये सैर सपाटों पर अपने बेटों को भी साथ लेके गए। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये मुल्क आम पाकिस्तानियों के लिए रहने के काबिल है और ये अशराफिया इस काबिल है कि इस अशराफिया को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा सके, जबरदस्ती मुसल्लत किया जा सके, जिनकी सेंसिटिविटी का ये आलम है कि पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और वो अपने बेटों को अपने वक्त में शामिल करके ले गए कि चलें आएं जी वो सैर सपाटे करें। दूसरी जानिब खरबों रुपए का कर्जा इन्होंने अब मकामी जो बैंक्स हैं उनसे ले लिया है और अभी कह रहे हैं कि IMF के जरिए हम एक मिनी बजट जो है वो भी लेके आएंगे। अब इसमें हाशमी साहब एक और खबर जो अहम है एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक, वो ये है कि पंजाब असेंबली से भी अब एक मूव हुआ है और पंजाब असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 4 अरकान हैं इनके साथ सिकंदर सुल्तान राजा के साथ इनके खिलाफ जो है ये दायर किया है, एक रेफरेंस दायर किया है और इसमें यह कहा गया है कि ये जानिबदार हैं और कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं। लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का अख्तियार जो है ये जस्टिस फाइज ईसा के पास है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएंगे नहीं। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली एक बात क्विकली मैं बता दूं, ये याद रखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। जब ये हुकूमत तब्दील हो गई, PTI की हुकूमत ना भी आई, तो इनको ये जो इन्होंने इस मुल्क के साथ संगीन गद्दारी किया है इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा।